हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में। आज है 29 सितंबर 2021 और आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। देख सकते हैं आप पंजाब की राजनीति में क्या चल रहा है ना। अभी थोड़े दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया। उनका ये कहना था कि भाई कि जिस तरीके का मेरे से व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके के साथ मेरे साथ जो एक्टिविटी हुई है वो सब उससे खुश नहीं थे और उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया। देन फिर उनके बाद में पंजाब के नए सीएम बने, फर्स्ट दलित सीएम बने चरणजीत सिंह। और उसके बाद में कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यहां से कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से पंजाब से रिजाइन कर दिया। ये सारे मैटर चल रहे हैं लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हैं कि कन्हैया और जो जिग्नेश मेवानी है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, इन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है भाई। यहाँ पे ये मैटर देखने को है। फिर उसके बाद में बंगाल में जो पोस्ट इलेक्शन के बाद में वॉयलेशन देखने को मिला था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि भाई कि सीबीआई एनएचआरसी की जो रिपोर्टें हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रो बीजेपी स्टेटमेंट है जो जो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के भी स्टेटमेंट को इन्होंने नहीं माना। फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 अक्टूबर को यहाँ पे फाइनल हियरिंग होगी। उसके बाद में आप एक मैटर देखेंगे, है ना। वो इन इन टॉपिक्स में, इन आर्टिकल्स में हमें ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहा गया है बाइपोल टू 3 लोकसभा सीट्स एंड 30 असेंबली सीट्स ऑन 30 अक्टूबर को यहाँ पे इलेक्शन होंगे, बाइपोल इलेक्शन होंगे यहाँ पे। और इन इसके अलावा नवंबर 2 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं और ये सारे अनाउंसमेंट किसके द्वारा किए गए हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाले पार्ट में। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मिला है। किसका है ये डेटा? IEEFA का ये डेटा है। इसमें ये बताया गया है कि भाई लॉकडाउन की वजह से स्लो ग्रीन एनर्जी जो है वो रहा है, और उसका एक कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कितना रहेगा, और जिस तरीके के सरकार के टारगेट है उसको यहाँ पे कवर अप किया गया है। क्लियर? और ये वाला मैटर भी आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से ये मुद्दा चल रहा है और फाइनली इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक्शन ले लिया गया है। और क्या कहा गया है? डिसीजंस कम्स टू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर, यानी 1 तारीख से। जो पिछले 2-3 महीने की बातें हैं वो उसके लिए अब यहाँ पे फाइनल डिक्लेरेशन हो गया है कि 1 अक्टूबर को जो OFB है, OFB यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है भारत के अंदर जितनी भी जगह पे, अलग अलग जगह पे, उन सारे बोर्ड्स को बंद करके उनको कॉरपोरेशन उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 7 यूनिट्स यहाँ पे काम करेंगी। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के बात की गई है जिसको बोला जाता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसके अलावा आगे पेज पर हम चलते हैं, है ना। ये यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं भाई, नितिन गडकरी जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, यहाँ पे जोजिला टनल को लेकर के ये देखने आए हैं, फंक्शंस को देखने आए हैं कि भाई किस तरीके के काम चल रहे हैं यहाँ पर। जोजिला टनल वर्क को लेकर के रिव्यू लेने आए हैं। ठीक है, 13.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ये टनल है, 14.2 के आसपास लगभग ये टनल है जो एशिया की लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के आए कि भाई कि ये काम कहाँ तक हो चुका है, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर चल रहे हैं भारत के, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में। तो ये सारी चीजों को देख करके यहाँ पे ये आर्टिकल को कवर अप किया गया है। फिर उसके बाद ये कहा गया है भाई तालिबान के द्वारा कि जो टेम्पररी है तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा वहां पे नियम कानून को, जो 1964 के मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन में था।
अब यहाँ पे इसकी बात की गई है इस वाले आर्टिकल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं, पाकिस्तान ने ये कहा है भाई कि अफगानिस्तान में से भी हमें रूट डेवलप करना चाहिए, अफगानिस्तान को भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे नाम दिया गया है सीपेक। सीपेक यहाँ पे क्या है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको लेकर के पाकिस्तान के जो एनवॉय हैं उन्होंने ये सारी चीजों को कहा है कि भाई हमें भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए अफगानिस्तान को, यहाँ पे ये बात रखी गई है। इसके बाद हम आते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, कल यदि आप लोगों को याद हो, है ना, हमने लास्ट जो टॉपिक था, आर्टिकल था, उसमें हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर के यहाँ पे बात की थी, है ना। यहाँ पे वही चीज ऑथर ने बताई है कि किस तरीके का ये जो डेटा है ये निकल करके आया है। ये यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भाई कि 96 पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हमें ये रेड कॉरिडोर देखने को मिलता था, अब इसमें जरूर कमी आ गई है। ये 2010 तक का ये इन्होंने बताया है कि भाई कि 10 स्टेट्स में इन 2010 96 डिस्ट्रिक्ट्स से कम होकर के ये वाला जो पार्ट है, नक्सलवाद वाला जो रीजन है, इसमें हमें कम वायलेंस देखने को मिला है, और ऐसे स्टेट कम होकर के अब बच गए हैं 41। लेकिन यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि भाई कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ये चीजें कम हुई हैं, लेकिन अभी भी वो एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ही ज्यादा रेड कॉरिडोर एरियाज हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, ये वाले रीजन को यहाँ पे कहा गया है। छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन को लेकर के यहाँ पे बातें की गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि भाई कि इसकी सोच डेवलप कैसे हुई है या ये कब स्टार्ट हुआ है, तो आप सभी को पता है 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलवादी विलेज से इसकी शुरुआत हुई थी। चारू मजुमदार, है ना, कानू सान्याल और जगनल जो संथाल थे, इनकी लीडरशिप में इसको स्टार्ट किया गया था वेस्ट बंगाल के नक्सलवादी विलेज से। इनकी आइडियोलॉजी बड़ी गजब की है। आइडियोलॉजी ये बोलते हैं कि भाई कि हम माओ से तुंग की सोच को ये मानते हैं, जिसको हम माओइस्ट भी कहा जाता है। इनको काफी नामों से जाना जाता है भारत के अंदर। माओइस्ट कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, नक्सलवाद कहा जाता है। तो ये चीजों में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो खास करके बहुत ज्यादा हमें एरिया में रेड कॉरिडोर देखने को मिला है। केरल है, कर्नाटक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे यही चीजें कही गई है कि भाई कि ये रिपोर्टें तो बहुत सही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उन चीजों में सुधार लाने की जरूरत है, ये कहा गया है यहाँ पे आर्टिकल में। उसी के साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई कि नीट के एग्जाम में को अब एक्सेप्ट नहीं करेगा तमिलनाडु स्टेट। एम के स्टालिन ने ये कहा है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि भाई कि नीट जो एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे बहुत कम सिलेक्शन हमें देखने को मिला है वहां के लोकल्स का, लगभग कुछ 1.19% के आसपास में है। तो इन्होंने कहा कि भाई कि इससे कोई चीजें वो नहीं दिखती हैं कि भाई कि हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत कम असर देखने को मिलता है, तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इसमें, कहीं ना कहीं ये स्टेट पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट और उनकी अपोजिट पार्टी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाई कि नीट एग्जाम को तमिलनाडु के अंदर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि साहब ये तो नेशनल एग्जाम होते हैं, इसमें क्यों नहीं ये पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों नहीं एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो नीट एग्जाम प्रोसीजर है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ना। आप लोगों ने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 तरीके की सब्जेक्ट लिस्ट बनाई गई, जिसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। और ये उसी लिस्ट का ही मुद्दा है जिसमें नियम कानून दोनों मिलकर के बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों लेवल पे, दोनों हिस्से में यदि कॉन्फ्लिक्ट हो उस सब्जेक्ट को लेकर के, तो मेन जो डिसीजन फॉलो किया जाएगा वो सेंट्रल का माना जाएगा, यदि किसी सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो। तो यहाँ पे
यही चीजें तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बताई है कि भाई कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हम इसे कंडक्ट नहीं कराएंगे। यहीं पर अब अगला जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि भाई हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस। ये कहा गया है कि किस तरीके से हमें ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे मामलों को हम सुधार सकते हैं। और यदि ये अभी भी नहीं किया तो आने वाले टाइम पीरियड में ऐसी चीजें बताई गई हैं कि ये केसेस बढ़ करके आने वाले टाइम में 2022 तक जो पेंडेंसी है, जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं, उनके ये रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और ऐसा कहा गया है, दोनों आर्टिकल में यही चीजें सेम बताई गई हैं कि इस तरीके से ये मुद्दे जो हैं ये बढ़ते जाएंगे और आने वाले टाइम पीरियड में 2022 तक ये पेंडिंग जो केस है, पेंडिंग केस जो है, ये 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। ये डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई कि ऐसा कहा जाता है कि 3.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है हर तरीके के कोर्ट के अंदर, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई भाई, ऐसा क्यों है, तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है भाई। फिलिंग वैकेंसीज, जजों का कहीं ना कहीं अभाव है हमारे देश के अंदर, उनकी रिक्रूटमेंट को लेकर के, है ना। उसके बाद में कहा गया है कि जब जजेस आप बढ़ाएंगे, जजों को अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो आपको कोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा ई कोर्ट डेवलप करिए, ये इसमें ऑथर ने लिखा है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पेंडिंग केसेस को खत्म करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर होंगी देश के अंदर। और यदि अभी भी इन चीजों को लेकर के एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले केसेस जो होंगे वो कुछ लगभग क्रॉस कर जाएंगे 5 CR को। ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपको लगभग कुछ 70,000 जजेस की रिक्वायरमेंट है भारत में। ऐसा टीएस ठाकुर की रिपोर्ट ने कहा था, जस्टिस टीएस ठाकुर जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीजों को मेंशन किया है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि पूरी चीजों को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में आपको कोर्ट इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, जितने ज्यादा जजेस होंगे उससे उतनी ही आपको कोर्ट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी लगभग। तो यहाँ पे इन मुद्दों को रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे हैप्पीनेस को भी लेकर के बातें कही गई हैं भाई। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं केसेस को लेकर के मुद्दा उठाया गया है कि भाई लोग खुश कैसे रहेंगे, हमारे खुश की डेफिनेशन क्या है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के कि भाई जितना ज्यादा क्राइम बढ़ेगा उतनी उतनी ही चीजें या उतना ही हैप्पीनेस हमें कम देखने को मिलेगा। और यहीं पे ये रिपोर्ट इन्होंने मेंशन की है, ग्लोबल हैप्पीनेस की रिपोर्ट को यहाँ पे बताया है कि भारत की रैंकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की रैंक के हिसाब से ये बताया गया है कि 149 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 139 आती है। तो ये इससे पता चलता है कि कितने खुशहाली है, कितनी हैप्पीनेस है भारत के अंदर। और उसको कंपेयर किया जाता है फिर अलग अलग इकोनॉमीज के साथ। जैसे कि पाकिस्तान की रैंक हमसे अच्छी है, 105 रैंक पर वो आता है, ठीक। बांग्लादेश 101, चाइना 84 रैंक पर आता है। तो यहाँ पे इन चीजों को बताया गया है कि भाई कि भारत के अंदर हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। वेरियस केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको लेकर के किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर के भी लोगों का गुस्सा जुडिशरी सिस्टम को लेकर के है कि भाई कि इतने सारे केसेस आपके देश के अंदर पड़े हुए हैं जिनको लेकर के आप किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मेंशन कर रहा है ऑथर एडिटोरियल पेज के अंदर, तो इसको यहाँ पे रखा गया है। हैप्पीनेस की बात आई है तो मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा इसकी पूरी रिपोर्ट डिटेल, हम पूरा एक एक करके डिस्कशन करेंगे। क्लियर, चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे स्लाइड्स को। इलेक्शन की यहाँ पे बात कही गई है कि भाई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि जो बाईपोल इलेक्शन है वो कौन कौन सी सीटों को लेकर के, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि भाई कि बाई इलेक्शंस जो हैं दादरा एंड नगर हवेली, खंडवा एंड मंडी लोकसभा सीट, जो 3 सीट है इन पर इलेक्शन होंगे, है ना।
और इसके अलावा 30 असेंबली सीट्स हैं अलग अलग राज्यों में, जो नंबर्स हैं उनको लेकर के 30 अक्टूबर को सभी जगह पर यहाँ पे बाय इलेक्शन कराए जाएंगे। क्लियर? और इनका रिजल्ट भी 2 नवंबर को यहाँ पे आ जाएगा भाई। ये सारी डेट अनाउंस कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेवेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है इलेक्शन कमीशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 to 4 में यह कहा गया है कि भारत में चुनाव कराने के लिए भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाएगा, और इसे 25 जनवरी 1950 में एस्टैब्लिश किया गया। अब आपकी जानकारी के लिए यहीं पे मैं बता देता हूं कि कई बार है ना डेट एंड डेज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 25 जनवरी जो जाना जाता है वो किस चीज के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, और वो डेट है 25 जनवरी। यहीं पर एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे वोटर्स डे के साथ साथ में हम एक और चीज को सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है नेशनल टूरिज्म डे। ध्यान रखेंगे आप, ये चीजें यहीं पे याद हो जानी चाहिए, आपके सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। 25 जनवरी 2 डे सेलिब्रेट किया जाते हैं। एक तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ में नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहीं पे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 27 सितंबर, 2 दिन पहले ही आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आप मुझे बताएंगे कि भाई कि वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्लियर? अब आगे हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 3 to 4 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। भारत में इसके लिए हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ये एक 3 मेंबर पैनल होती है जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। राइट नाउ यहाँ पे वो 3 मेंबर कौन है प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सुशील चंद्रा ये राइट नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि 24th नंबर के इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर? इसके अलावा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें पहला नाम है राजीव कुमार एंड दूसरा है अनूप चंद्र पांडे। और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए, सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के पे। ये ध्यान रखना है आपको। तो इससे रिलेवेंट जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी स्टेट आपको याद नहीं रखना है कि कौन से असेंबली बाय इलेक्शन होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है, नागालैंड है, तेलंगाना है। तो यहाँ पे 2-2 सीट्स को लेकर के इलेक्शन हो रहे हैं, एक एक सीट को लेकर के। फिर बिहार, कर्नाटका, राजस्थान में 2-2, 3 सीट को लेकर के हिमाचल, मध्य प्रदेश, मेघालय, इन इलाकों में इससे ये पूरी टोटल 30 असेंबली सीट्स को लेकर के इलेक्शन कराए जाएंगे। ठीक है ना? हम काय की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में 3 सीट को लेकर के, और ये आर्टिकल 81 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। मैंने आपको पहले भी हमने द हिंदू एनालिसिस में ये कवर किया था कि आर्टिकल जो पार्लियामेंट का है 79, राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है, तो वहां पे 80 आर्टिकल आता है, और उसके बाद में लोअर हाउस की हम बात करें तो 81 आर्टिकल में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। इसके बाद में बात करें विधानसभा की, हम बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेचर सिस्टम के अंदर आ जाता है। यहाँ पे वही 168, 169 और 170 की बात होती है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल 170 को यहाँ पे रखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई स्टेट में माई कैमरल सिस्टम होता है, 2 हाउसेस होते हैं, जिस तरीके से आप सेंटर के अंदर देखते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर अभी काफी चर्चाएं भी चली हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के लिए बात की गई है
कि हमें इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमारे एनर्जी सिस्टम को प्रोड्यूस करना है। खास करके ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है। ग्रीन एनर्जी मतलब कि हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं भाई। हम किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करेंगे भाई। क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार काम कर रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जॉन कैरी इंडिया के अंदर आए थे, क्लाइमेट एनवाय यूएस के, जो कि भारत के भूपेंद्र सिंह जी के साथ में, भूपेंद्र यादव के साथ में मिलकर के इन्होंने डील भी साइन करी है कि भाई कि जो टारगेट हैं, जो टारगेट रखा गया है 2030 तक का, और ये काफी बार हम चर्चा कर चुके हैं हमारे एग्जाम में, है ना, हमारे पेपर में, सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2030 तक इंडिया 450 में गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का टारगेट रख रहा है। ठीक। लेकिन अभी जो डेटा निकल करके आया है उसमें ये कहा गया है कि भाई जो टारगेट अचीवमेंट हुए हैं वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से इन चीजों में एक साल के लिए काफी गैप हो गया। लॉकडाउन की वजह से इस चीज को लेकर के तो हमारा जो अभी का डेटा कुछ है वो इस तरीके से कह रहा है, जो कि जुलाई 2021 तक का डेटा आपके सामने रखा गया है। टारगेटेड कैपेसिटी जो हमने रखी है वो कुछ किस तरीके से रखी है। सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी को लेकर के 100 गीगावाट हमारा टारगेट है, लेकिन अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, जितना अभी तक हमने कर लिया है उसमें 43.94 गीगावाट तक अभी हम पहुंचे हैं। विंड एनर्जी की बात करें तो ये टारगेट कैपेसिटी इसकी रखी गई है 60, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 39.58 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। स्मॉल हाइड्रो एनर्जी की बात करें तो 5 गीगावाट, लेकिन अभी हमने इंस्टॉल कितनी कैपेसिटी का कर लिया है, 4.79 गीगावाट। और बायो एनर्जी की बात करें तो 10 गीगावाट, तो इसमें जरूर ग्रो हमें देखने को मिला है। लेकिन हमारा जो सोलर एनर्जी की तरफ फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ फोकस है, तो वो कुछ लगभग हमने इतना अभी टारगेट रख रखा है भाई। ठीक है, ये चीजें ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे आप लोग। इसमें ये भी चीजें मेंशन की गई हैं कि वुड इंस्टॉल द 175 गीगावाट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी बाय द 2022 तक का हमारा टारगेट यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, ये एनालिसिस किसके द्वारा रखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, IEEFA की ये रिपोर्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट है, जिसको इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज, ये वाली लाइन बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है ना। सरकार के टारगेट है कि जो हमारी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसकी, इंडिपेंडेंस जो ईयर हम जो सेलिब्रेट करेंगे 2022 में, इसमें सरकार के लक्ष्य कुछ इस तरीके के हैं कि लगभग हम 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के थ्रू। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को बताया गया है, एक लंबा चौड़ा एनालिसिस दिया गया है, किस किस मंथ में किस किस तरीके से रहा है, ये चीजें मेंशन की गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पार्ट की तरफ, और वो क्या है कि काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी भाई कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो इशू है ऑर्डर ऑफ द OFB, जिसको डिसोल्यूशन करने की बात की गई है, और इसकी जगह कॉरपोरेशन जो है, कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की यहाँ पे बात की गई है, और इनको एबॉलिश करके सिर्फ 7 कॉरपोरेट अथॉरिटीज होंगी जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगी। अब यहाँ पे OFB क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि OFB का मतलब है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और भारत में ये लगभग कितनी फैक्ट्रियां हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है 41 फैक्ट्रीज हैं अक्रॉस द कंट्री, will be the dissolved into 7 new defense public sector undertakings. इन 7 यूनिट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगी। द न्यूली क्रिएटेड entities will be the 100% owned by the government. क्लियर, और ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगी। इट इज अ अम्ब्रेला बॉडी
ordnance factory related institution and currently सबऑर्डिनेट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी शुरुआत कब हुई है। तो फर्स्ट जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये 1712 के अंदर डच कंपनीज के द्वारा इंडिया के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, जो कि गन पाउडर फैक्ट्री थी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तभी से इन फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है और ये 41 फैक्ट्रीज हैं जिसमें से जिनमें 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं और 5 रीजनल कंट्रोल्स ऑफ सेफ्टी हैं। इनका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए कि वेयर इज लोकेटेड हेडक्वार्टर, तो कोलकाता है। इनका काम क्या है कि भाई क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो सिविल एंड मिलिट्री ग्रेड आर्म्स बनाते हैं। इसके बाद में केमिकल फॉर मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, मिलिट्री व्हीकल्स को बनाया जाता है। उसके बाद में ऑप्टिकल डिवाइस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनको इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहीं पर ये सरकार ने कहा है कि भाई कि इन अब बोर्ड्स को हम एबॉलिश कर रहे हैं और इसकी जगह पे 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेब्लिश की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे के पेज पे हम बात कर लेते हैं भाई। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये मुद्दा रखा था कि नितिन गडकरी ने या रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं भाई, जायजा ले रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके की टनल यहाँ पे बन रही है जो कि कहलाएगी कहां से कहां तक के लिए। तो ये आपको मैप में दिख जाएगा। यहाँ पे जोजिला टनल जो है ये 2 रूट को लिंक करने के लिए ये एक लंबी सी टनल यहाँ पर बनाई जा रही है जोजिला पास के अंदर। जोजिला पास में ये टनल को बनाया जा रहा है, इसलिए इसको जोजिला टनल कहा गया है। ये कनेक्ट करेगा श्रीनगर को लेह से, है ना। द लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल है ये इन एशिया। ध्यान रखेंगे आप, रोड टनल की बात हो रही है। इसकी लेंथ लगभग हो जाएगी 14.15 किलोमीटर। यहाँ पेपर में जरूर आपको यहाँ पे 13.5 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन ये 2026 तक कंप्लीट होगी। लेकिन एस्टिमेटेड लेंथ जो रख रखी है इन्होंने वो होगी लगभग 14.15 किलोमीटर। कई जगह पे अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना यहाँ पे रखना है। और इसकी क्वालिटी क्या है भाई, इसकी क्वालिटी ये है कि ये ओपन ऑल डेज रहेगी और ऑल वेदर ये एसेसिबिलिटी ये रोड रहेगी। इसके बाद में हम बात करें टू बिल्ड जोजिला पास, और ये कनेक्ट करेगा किससे किस रूट को, तो श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे 1 जो सिचुएटेड है इतने एल्टीट्यूड पर, यानी कितने एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं 11,578 फीट, जो सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। और इसको बनाने में जो लगभग कॉस्ट आएगी वो आएगी 6,809 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है। और ये एस्टिमेशन है, इससे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। क्लियर। इसका टाइम पीरियड क्या है, कब तक ये बनेगी, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि 2026 यानी 21 में इसका काम शुरू हुआ है, 2026 तक ये कंप्लीट होने के चांसेस हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी गई है, will reduce time taken to cross Jozila Pass from 3 hours and 30 minutes to 50 minutes। मतलब यहां से यहां तक का जो फासला तय करने के लिए 3 घंटे पहाड़ों को, माउंटेन को क्रॉस करने में लग जाता था, वहीं पे अब ये जो टाइम है ये रिड्यूस होकर के कुछ आधे घंटे से कुछ 15 मिनट के बीच में ये हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। चलिए, जोजिला टनल की हम बात कर रहे थे, ये कौन से एरियाज को कनेक्ट करेगा ये हम पढ़ चुके हैं वहां पर। जोजिला पास और कितने फीट एल्टीट्यूड पर है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक, मतलब ये श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह वाले एरिया को जो कनेक्ट करेगी ये टनल। अब यहाँ पे मुद्दा आ जाता है कि भाई कि जोजिला पास क्या है। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मान लीजिए ये माउंटेन है और ये माउंटेन है
अब मुझे यहां से इस एरिया की तरफ जाना है, तब मुझे इन एरियाज को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पासेस है, ये जो पास है, ये जो रास्ता है, दो पहाड़ों, दो माउंटेन रेंज के बीच से निकलने वाला जो रास्ता है, ताकि मैं एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ जा सकूं, इन्हें हम पास कहते हैं। दो एरिया को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, उन्हें हम, दो माउंटेन एरियाज को कनेक्ट करने वाले रास्ते को हम पास कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जोजिला इज द हाई माउंटेन पास इन हिमालय, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, और ये लोकेटेड है द्रास में। द्रास द पास कनेक्ट द कश्मीर वैली, और इसके बाद में बात करें ये किससे किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट विद द द्रास एंड सुरु वैली को ये कनेक्ट करता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि जोजिला पास कहां पर है और ये किससे किसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टनल्स वगैरह देखने को मिल रही होंगी, तो यहाँ पे इन चीजों को आप कवर कर लीजिए। टनल में पहला क्या है, आप देखेंगे इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ टनल बनाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम चेनानी नासरी टनल के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम फिर बाद में गवर्नमेंट ने चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। It is not only India's longest highway tunnel, 9 kilometer long, but also Asia's longest bi-directional highway tunnel है ये, जिसकी लेंथ 9 किलोमीटर है। हिमालयन माउंटेन रेंज बिटवीन उधमपुर एंड रामबान इन जम्मू कश्मीर को ये कनेक्ट करती है। इसके बाद में बनिहाल टनल की बात करें तो 8.5 किलोमीटर ये टनल है। ठीक, जो कि कितनी हाइट पर है, 1790 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर है, पीर पंजाल रेंज के अंदर, और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट करती है बनिहाल को। क्लियर? बनिहाल एंड काजी गुंड को ये कनेक्ट करती है। इसके बाद में हम बात करें जवाहर टनल की, तो इसे बनिहाल टनल भी कहा जाता है, बनिहाल पास में इसको बनाया गया है। इसकी लेंथ है कुछ 2.85 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करें पीर पंजाल रेलवे टनल की, हम बात करें, इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल। ठीक है, जिसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर लॉन्गेस्ट, जो कि एक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, जिसको बोला जाता है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। और इसको कोंकण रेलवे के द्वारा, इस प्रोजेक्ट को कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के द्वारा या बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। कोंकण रेल बोर्ड के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर आप एक और चीज देख सकते हैं, यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूं, चेनाब ब्रिज के बारे में भी आप लोग सुनेंगे भाई। दुनिया का सबसे ऊंचाई, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हुआ ये ब्रिज है, जो कि चेनाब रिवर पर बना है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ लगभग 356 मीटर ये ऊंचा ब्रिज है। एफिल टावर से भी काफी ऊंचा ये ब्रिज है, जो कि चेनाब रिवर पर बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे नॉर्दर्न स्टेट के अंदर। उसी में से एक पार्ट है जोजिला टनल के बारे में। बात कर लेते हैं तालिबान के बारे में। तालिबान ने ये कहा है कि भाई कि हम एडॉप्ट करने वाले हैं टेम्परेली, किस चीज को लेकर के, कि यहाँ पे विमेंस को एक राइट दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे एक उनको राइट दिया जा रहा है। 1964 के मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीजें कही गई हैं। और उनको क्या क्या राइट दिए जाएंगे, राइट टू वोट, यानी वोटिंग देने का उनको क्या होगा, उनको वोटिंग देने का अधिकार दिया जाएगा। और यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई है ना। 1964 में ये वाला जो मोनार्की रूल था वो किसके अंडर की हम बात कर रहे हैं, तो किंग मोहम्मद जाहिर शाह 1964 में अफगानिस्तान में इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन उनके टाइम पीरियड में था। ठीक है, शरिया नियम को मानते हुए, क्योंकि इसके अलावा वहां पे किसी भी तरीके की आजादी विमेंस को नहीं है। ये चीज हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं हमारी क्लास के अंदर, कि उनको किसी भी तरीके का काम करने का, है ना, विमेंस को
काम करने का अधिकार नहीं है, ना ही एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन की बात की गई है कि उनको किसी भी तरीके के राइट नहीं दिए जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जरूर इन्होंने इजाजत दे रखी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर से वहीं को लेकर के बात हो रही है। अफगानिस्तान को भी इस बेल्ट में, इस रूट के तहत हमें जोड़ना चाहिए। यानी एक इनिशिएटिव जिसको शुरू किया गया, जिसको चाइना के इनिशिएटिव रूट के तहत 2013 में स्टार्ट किया गया, जिसको OBOR के नाम से हम जानते हैं। इसको दिमाग में बिठा लीजिए भाई। या फिर इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दोनों यदि आए तो भी सही है। 2013 में चाइना ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, और इसके तहत पाकिस्तान में एक कॉरिडोर भी बिल्ड किया गया है भाई। ये देख सकते हैं आप, कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर है CPEC। यहां पे पाकिस्तान वही चीज कह रहा है कि अफगानिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट, इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत हमें जोड़ना चाहिए। मतलब ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, तो यहां भी हमें ये कनेक्टिविटी करना चाहिए। अब CPEC आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि CPEC है क्या? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोजेक्ट है, जिसको चाइना के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रखा है। देख सकते हैं आप, ये जो इनका रूट है वो कुछ यहां से जम्मू कश्मीर वाले, लद्दाख वाले रीजन से आपको होते हुए दिखेगा, जिसको हम POK भी बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोलते हैं। यानी ये जो CPEC कॉरिडोर है जिसको लेकर के इंडिया हमेशा ऑब्जेक्शन उठाता है, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका, POK वाला रीजन, जहां से इस प्रकार के कॉरिडोर को बनाया गया है। और ये यहां पर आता है, और कौन से वाले पार्ट में? ग्वादर पोर्ट। ध्यान रखेंगे कि चाइना ने क्रूड ऑयल को लेने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसने एक रूट बिल्ड किया है जिसको हम CPEC रूट कहते हैं। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, क्योंकि यहां से गल्फ कंट्रीज से जितना भी ऑयल चाइना लेगा वो इस पोर्ट पर ले आएगा, और फिर बाय रोड यहां से इसको चाइना के अंदर ले जाया जाएगा, जो कि उससे घूम करके आना पड़ता था, लंबा डायरेक्शन फॉलो कर करके फिर उसे यहां पर आना पड़ता था। लेकिन CPEC रूट के तहत वो चीज इजी हो जाएगी। किसके साथ? चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ मिल करके, और उस पोर्ट को हम कहते हैं ग्वादर पोर्ट। याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। वहीं पे ईरान में भी इंडिया ने एक पोर्ट डेवलप किया था, यदि आप लोगों को याद आ रहा हो, क्योंकि हम इस पोर्ट के तहत ही अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर रहे थे, और इसी अफगानिस्तान के साथ में फिर हम सेंट्रल एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे ट्रेड को हम स्ट्रांग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्लियर? 7200 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था इंडिया का, जो इस तरीके से यहां से इस चबाहार पोर्ट एंड चबाहार पोर्ट से फिर यहां पर अफगानिस्तान के अंदर, जिसको हम देलाराम के नाम से जानते हैं। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि 2016 का इनिशिएटिव था, काफी सारा सैंक्शंस ईरान के ऊपर लग गया, तो जो जाने का मेन रास्ता था ईरान, वहीं पर ही क्या हो गया? सैंक्शंस लग गए, तो ये सारे प्रोजेक्ट अभी बंद। लेकिन चाइना अपने इस इनिशिएटिव को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है, और उसमें यही मुद्दे को रखा गया है कि भाई कि हमें इस प्रकार के रूट को बनाना चाहिए। अब यहां पे लिखा गया है CPEC के बारे में, बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान विद द नेटवर्क हाईवे, रेलवे एंड पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। यहां पे ये बात की गई है। काफी सारी इंडस्ट्रीज लगाई है, एनर्जी सिस्टम, एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, देखिए कि CPEC जो है, CPEC जो है, इज अ पार्ट ऑफ द OBOR इनिशिएटिव। और यहीं पे देखिए कि ग्वादर पोर्ट भी इसी चक्कर में इन्होंने ईस्ट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आने वाला जितना भी ऑयल है उसके लिए यहां पे इसने इस पोर्ट को डेवलप किया है, इंडियन ओशियन में अपने एरिया को मजबूत करने के लिए।
अब आप लोग एक और चीज यहीं पे मेंशन कर लीजिए भाई, यहीं पे एक मैप और दिमाग में बिठा लीजिए जिसको हम बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैं आपको इतनी बातें कह रहा हूं। 2013 में चाइना ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। ये दो तरीके के इनिशिएटिव हैं। एक तो आप देख सकते हैं रेड कलर में जो आपको लाइन दिख रही है, यहां पे मेंशन करती है किस चीज को, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि लैंड रूट है। और इसके बाद में जो ब्लू कलर का आपको रूट दिख रहा है चाइना का, जो यहां से स्टार्ट होता है, जिसको कहा गया है मैरीटाइम सिल्क रोड, जिसे मैरीटाइम रूट कहा जाता है। तो ये दो अलग अलग तरीके से ये अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ा रहा है। ठीक है, मैरीटाइम रूट के तहत देखिए किस तरीके से ये है साउथ चाइना वाला सी, साउथ चाइना सी से होता हुआ ये पूरा इनिशिएटिव यहां से ऐसा होते हुए कुछ इन वाले इलाकों से, तो ये श्रीलंका आप लोगों को पता ही है ना, हम्बनतोता पोर्ट जो लीज पर लिया गया है, वो इस इनिशिएटिव से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप कॉन्टिनेंट में पूरा अपने नेटवर्क को स्टार्ट करना मैरीटाइम तरीके से, और यहां पर रोड तरीके से सेंट्रल एशिया से यूरोप कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये है इसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से जुड़ने वाली पहली G7 कंट्री कौन सी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज क्योंकि G7 इनिशिएटिव में इसी चीज को कॉम्पीट करने के लिए अमेरिका ने अपना एजेंडा रखा, जिसको क्या कहा इन्होंने, GII यानी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को कॉम्पीट करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिए कि वो कौन सी G7 कंट्री है जो चाइना के इस इनिशिएटिव में जुड़ी है। ठीक है, पहली डेवलप कंट्री। चलिए लास्ट में फिर मैंने आपको बताया था एडिटोरियल पेज में कि यहां पे हैप्पीनेस रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट में यहां मैंने आपके सामने कुछ डिटेल दी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, ये अभी लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, जिसको हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं भाई। क्लियर। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 20 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जिसे हम बोलते हैं। क्लियर। और इस साल का थीम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर 2021 का ये थीम है जिसको सेलिब्रेट किया गया। टॉप कंट्रीज इस इंडेक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज के बारे में कहा गया है। नंबर 1 फिनलैंड इसके अंदर है। लास्ट 4 साल से कंसेक्यूटिव ईयर 4 ईयर से ये नंबर 1 पर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करें आइसलैंड सेकंड पोजीशन पे एंड डेनमार्क कौन से पोजीशन पे है, थर्ड। लास्ट कंट्रीज की हम बात करें तो टोटल 149 कंट्रीज में इस लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के हालात आप सभी को पता है, छुपे हुए नहीं है देश दुनिया में। जिम्बाब्वे 148 एंड रवांडा 147 नंबर पे इसमें आता है। इसके बाद हम बात करें इस रिपोर्ट की शुरुआत वर्ल्ड में पहली बार किसके द्वारा की गई, तो ये जो इनिशिएटिव है इसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के तरीके से निकाला जाता है, जिसको हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं। वाज द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय द 4th किंग ऑफ भूटान। ध्यान रखिएगा, भूटान में ही हैप्पीनेस रिपोर्ट की पहली बार शुरुआत की गई, जिसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा जाता है। वो लोग जीडीपी काउंट नहीं करते हैं कि हमारे देश में कितनी जीडीपी ग्रो कर रही है, वो तो इस चीज से निकालते हैं कि हमारे देश में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कितनी है, कि हम सेटिस्फाइड कितना है उन चीजों को लेकर जो वहां पर की जा रही है भाई, चलाई जा रही है सरकार की पॉलिसीज जो है। तो वहां के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1978 में इस पहली बार
इस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को पब्लिश किया। इसके बाद हम बात करें 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं 2021 के अकॉर्डिंग हमारी रैंक 149 में से 139 है। इस बार कोई अच्छी नहीं है, ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट ईयर यही 156 कंट्रीज में हमारी रैंक 144 हुआ करती थी। तो उसी चीज में वो ऑथर ने वहां पे लिखा था कि भाई कि हमारे यहाँ हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, कि क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज के हमारे एनालिसिस सीरीज में इतना ही। सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हूं, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।